हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बिहार जीके जीएस से संबंधित सवालों को देख रहे हैं। इसमें हमने 3-4 वीडियो के माध्यम से कई सारे प्रश्न जो है कवर कर लिए थे, जिसमें हमने जो है ऐतिहासिक परिदृश्य देखा था बिहार का, और अभी हम जो है राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं। देखिए, आज हमारा जो है ये भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम जो है भौगोलिक स्वरूप बिहार का देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें आप सभी को बीपीएससी के पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो मुख्यतः जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर 31वीं बीपीएससी तक के पीवाईक्यू होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इसी में आपको बीपीएससी सीडीपीओ के पीवाईक्यू और जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम के जो है पीवाईक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखा करिएगा। थोड़ा सा स्पीड अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो बढ़ा के देख लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आप भूले नहीं, आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। इसके अलावा एनसीईआरटी एससीईआरटी को रिवाइज करते चले जाना है। अब आपको जो है आराम नहीं करना है। बाकी जितने लोगों ने भी अगर यूपी पीजीटी का फॉर्म भरा था, जो 2022 में भरा गया था फॉर्म, उसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। डेट तो पहले ही आप लोगों को पता थी। अब जो है एग्ज़ाम सिटी की डिटेल भी आपको दिखने लगी है। तो आप सभी जो है ऑफिशियल साइट पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पीजीटी एग्ज़ाम, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप अपना एग्जामिनेशन जो है सेंटर देख पाएंगे कौन से ज़िले में है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट के पीडीएफ प्लेलिस्ट भी दिए गए हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूपी टेट के लिए जो है अनामिका मैम के द्वारा सीडीपी की क्लास लगातार आप सभी के लिए पीवाईक्यू है वो भी उसकी चलाई जा रही है। यूथ कंपटीशन टाइम्स से आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि इस बुक से आप जो है करवा दीजिए, तो हम उसी बुक से लेके आ गए हैं आप सभी के लिए सवाल। तो आप सभी जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। देखिए, हम सेशन को शुरू करेंगे और सेशन का पहला सवाल है 46 नंबर का सवाल है। 45 नंबर तक के सवाल हमने पिछले सेशन में देख लिए थे। इसमें कहा जा रहा है बिहार कब भारत में जो है एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। बिहार जो है भारत में कब जो है एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1912 में जो है ऐसा हुआ था। बंगाल से जो है अलग करके, बंगाल को से अलग करके बिहार और उड़ीसा जो है प्रांत बनाया गया था। तो ये सवाल जो है 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। इसका सही जवाब जो है वो डी विकल्प हो जाएगा। देखिए, 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से जो है प्रभावी हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस इसीलिए मनाया जाता है। और 22 मार्च 2012 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए, दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी माना है, क्योंकि 1936 दिया ही नहीं है, इसीलिए जो है यही माना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बंगाल से कब अलग हुआ था तो 1912 में हुआ था। अगर पूछे कि बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। तो दोनों अलग अलग सवाल हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ें बिठा के रखनी है। देखिए, कह रहा है बिहार बंगाल से जो है कब पृथक हुआ था। अब इसमें देखिए 48वें नंबर सवाल में देखिए 1911 और 1912 दोनों है, लेकिन 1912 को ही जो है आयोग ने सही माना है। तो 1912 ही आप लोग सही मानिएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है घोषणा हुई थी और बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था। ये चीज़ें आप पहले ही जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और इसमें से देखिए सी विकल्प, अगर आप देखेंगे 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी का ये सवाल है, प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल सेम टू सेम डिक्टो सवाल है एकदम से। देखिए, ये 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया था, और अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये बीपीएससी टीआरई 3 में जो है जुलाई 2024 में पूछा गया था।
बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को जो है ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग नहीं हुआ था, ये मुगल प्रेसिडेंसी से भी नहीं, ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके इसको जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था 1912 में। तो उसी की याद में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार दिवस जो है बड़े पैमाने पर पहली बार जो है कब सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था, 2010 में मनाया गया था। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का ये सवाल है। अगला सवाल देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। अब देखिए फिर से यहाँ पर 1911 भी दिया गया है और 1912 भी दिया हुआ है, 1936 भी दिया हुआ है। तो अगर 1936 दिया है तो बिहार में बिहार जो है उड़ीसा से भी अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। तो यही आपका सबसे सटीक और सबसे सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि वर्ष 1936 तक बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे और वर्ष 1936 में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है वर्ष 1936 माना है। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को जो है एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने बताया था कि 1936 दिया हुआ है तो आप वही सही करिएगा। यहाँ पे भी 1936 दिया हुआ है तो इसीलिए 1936 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम जो है 1919 या 1909 या 1947 या 1935। तो 1919 और 1947 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 54 नंबर का सवाल है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग थे। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भी जो है अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा को देखेंगे तो ये भी जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सभी जो है इसमें संविधान सभा के जो है सदस्य थे। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। एन सिन्हा जो लिखा हुआ है ये अनुग्रह नारायण सिन्हा लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सदस्य अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाए गए थे और 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि जो है ये प्रमुख थे। अगला सवाल देखिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया था? मतलब जो पहली बार सरकार बनी थी और इसमें जो है जो मंत्रिमंडल बना था इसका नेता कौन था, या हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी पहले कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका था श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है बदलाव है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो है जीत दर्ज की थी लेकिन इन्होंने जो है सरकार नहीं बनाई थी श्री कृष्ण सिंह ने। तो मोहम्मद यूनुस ने जो है सरकार बनाई थी अपनी, ठीक है। मोहम्मद यूनुस ने जो है सरकार बनाई थी और पहले प्रधानमंत्री बिहार के यही थे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद थोड़े दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर जो है श्री कृष्ण सिंह ने जो है अपनी सरकार बनाई थी। तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये 1/4/1937 से 19/7 मतलब लगभग जो है ये 3 महीने तक का इनका कार्यकाल था। और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, जो आपका 2 साल लगभग 1939 तक जो है चला हुआ था। अगला सवाल देखिए 56 नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो इस तरह के सवाल मैंने आपको बहुत बार कराए हुए हैं और आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे और सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन करके उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी।
अगला सवाल देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, ये 38 सीटें जो है आरक्षित हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 38 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2 सीटें कौन सी हैं? मनिहारी और कटोरिया की ये जो 2 सीटें हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ये दोनों नाम भी आप लोग याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 सीटें आरक्षित हैं वो कहाँ कहाँ की हैं। ठीक है, वैसे तो 243 बिहार सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिसमें 203 जो है सीटें सामान्य हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है किस वर्ष दिया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट के रूप में, क्योंकि अभी एक मुद्दा जो है संसद में भी चल रहा था परसीमन और जो है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, लेकिन वो जो है कानून पास नहीं हो पाया, संविधान संशोधन हो नहीं पाया, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 2006 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब जो है बी विकल्प हो जाएगा 2006 में। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया था और यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? पहला कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद यूनुस के बाद जो है श्री कृष्ण सिंह जो है बने थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय जो है प्रधानमंत्री इनको कहा जाता था, मैंने पहले भी आपको बताया है। और वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्यु पर्यंत 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर जो है बने रहे थे। अगला सवाल देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66वीं बीपीएससी का इस सवाल है, प्री 2020 में पूछा गया था। देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र कब दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने ऐसा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के टाइम पर 1942 में इन्होंने ऐसा किया था। 48 से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया और इस दौरान देश ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया और इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल देखिए, ये भी 66वीं बीपीएससी का सवाल है और कहा जा रहा है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान का नाम आपने सुना होगा, चिराग पासवान के पिताजी हैं, आपने चिराग पासवान का नाम भी सुना होगा। तो इन्होंने जो है अपने राजनीतिक सफर का जो शुरुआत किया था ये कौन से राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना राजनीतिक सफर जो है शुरू किया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था और वर्ष 1969 में विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1974 में वो लोकदल में शामिल होकर फिर चुने गए। वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से जीते थे और वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया और वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को जो है उनका निधन हो गया था। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये सारी चीज़ें बदल गई हैं,
तो ये चीज़ें जो है ये सभी बदल गई हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के राज्यपाल कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते तो हैं नहीं, मैं कहता हूँ कि लिख दीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि सर आपसे फालतू में मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपके जो है भले के लिए ही कहता हूँ। देखिए, बिहार के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान थे, अब जो है ये नहीं रह गए हैं, ठीक है, ये नहीं रह गए हैं। बिहार के जो राज्यपाल हैं इस टाइम पर, जो गवर्नर हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ठीक है। ये बिहार के जो है 43वें राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। इन्होंने अपना कार्यभार जो है 14 मार्च 2026 से शुरू किया है। इसके पहले जो है आरिफ मोहम्मद खान जो है वो गवर्नर थे, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है आप सैयद अता हसनैन जी को याद रखिएगा। और अगर बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश भी जो बदल गए हैं, पहले के विनोद चंद्रन थे, लेकिन अब जो है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू जो है ये पटना न्यायालय के जो है पटना उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम है, संगम कुमार साहू, ठीक है, संगम कुमार साहू इनका नाम है। बाकी बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आप जानते हैं, सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और बिहार के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, कोई जो है कंजूसी नहीं करेगा। देखिए, 67 बीपीएससी में ये एग्जाम पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सीपीए के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। ये 2018 का सवाल है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका जो है बिहार हो जाएगा, ठीक है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे ये सवाल पुराना हो गया है तो अब ये पूछा नहीं जाएगा। देखिए, किस राज्य ने पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है, किस राज्य में पहला जो है लोकायुक्त स्थापित हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1 का सवाल है ये। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहला लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया है। देखिए, भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त नियम 1971 के तहत वर्ष 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान वर्ष 1970 में पारित किया था, लेकिन वहाँ पर यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। अगला सवाल देखिए, ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। ए.एस. आनंद जो है 1990 के दशक के अंत में जो है किस पद पर कार्यरत थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये कार्यरत थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इनका जन्म जो है जम्मू में हुआ था। देखिए, नौकरशाही का कार्य क्या है, नौकरशाही का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। तो ये उपयुक्त सभी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नौकरशाही का प्रमुख कार्य जो है प्रशासन संचालन से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। बिहार राज्य जल विद्युत जो है निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1982 में, 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वर्ष 1982 में हुई थी। यह बिहार राज्य सरकार का एक ऐसा उपक्रम है, यह बिहार राज्य में सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं यथा जल विद्युत, सौर, पवन, बायोमास आदि के विकास, स्थापना, समन्वय, वित्तीयन, संवर्धन हेतु जो है कार्यरत है। याद रखिएगा, इसको BHPC कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है इसका राजनीतिक प्रदेश था ये जो है खत्म हो गया। अब जो हमारा भौगोलिक प्रदेश है जो बिहार का है, भौगोलिक जो बनावट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि बिहार का जो है बिहार राज्य अवस्थित है, तो इनमें देशांतर बताना है आपको। तो मैं बता दूं कि बिहार जो है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड जो है पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो है पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, 83 से शुरू हो रहा है और 88 तक जा रहा है। अगर इनमें देखिए 83 और 88 के बीच में कोई है तो देखिए नहीं,
कोई भी नहीं है, इसीलिए जो है ये सारे आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे और डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए 1995 का सवाल है, तब जो है इसका जवाब जो है लगभग 1,73,000 हुआ करता था, लेकिन अब इसका जवाब जो है कोई नहीं होगा, क्योंकि अब जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बचा है, जब से झारखंड जो है यहाँ से बंट गया है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। ये सवाल याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही कई बार आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए सटीक चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है आपको। देखिए ये सवाल दिया गया है और यहाँ पर कई स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन कौन सा सही है। देखिए बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है लगभग 67% है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है बदलती रहती हैं, कभी 67% योगदान होता है, कभी जो है बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये जो है हम किसी एक स्टेटमेंट पर जो है अटल नहीं रह सकते हैं। वैसे अगर 2005 में जब ये सवाल पूछा गया था, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें प्रश्नकाल के हिसाब से, तो ये जो है उस टाइम पर जो है केवल 42% था, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों के पास जो है 5 एकड़ से कम ज़मीन है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो है इस टाइम के सही थे, लेकिन क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं तो इसको जो है सही नहीं माना जा सकता। देखिए बिहार का तराई प्रदेश जो है विस्तृत है, कहा जा रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश जो है ये कैसे कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखिए तराई क्षेत्र जो है, मान लीजिए ये आपका बिहार हो गया, मैं आपको एक मोटा मोटा ऐसे बना देता हूँ, ये आपका बिहार हो गया, तो ये जो यहाँ से जो पहाड़ी इलाका है नीचे, यहाँ से जो है ये तराई क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये कहाँ से, तो ये भारत और नेपाल सीमा के जो है समानांतर फैला हुआ है, याद रखिएगा, भारत और नेपाल सीमा के जो है समानांतर ये फैला हुआ है क्षेत्र, जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो कहाँ से, पश्चिम चंपारण से लेकर आपका अररिया तक ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, ये आपको बताना है। तो मुंगेर किसका भाग है, दक्षिण का पहाड़ी भाग है, या उत्तर बिहार का मैदान है, या सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी है, या दक्षिण बिहार का मैदान है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम मुंगेर की बात करें तो मुंगेर जो हमारा है ये दक्षिण का पहाड़ी भाग के इलाके में आता है, तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कहा जा रहा है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग है, और यह भाग छोटा नागपुर पठार का जो है हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किन भू आकृतियों से जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कैमूर का पठार नहीं होगा, नवादा पहाड़ी प्रदेश नहीं होगा, राजगीर की पहाड़ी भी नहीं होगी, ये आपका हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी ये आपका इससे जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा हुआ है। 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है, और सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी वाह्य हिमालय श्रेणी के भाग हैं। सोमेश्वर और दून श्रेणी चंपारण के लगभग 364 वर्ग मील में जो है विस्तृत हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किससे आच्छादित है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो बिहार का जो अधिकांश भाग है ये किस प्रकार से मिट्टी से आच्छादित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछारी मिट्टी से। ठीक है, कछारी मिट्टी से जो है आच्छादित है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी
प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। कछारी मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, एक प्रकार से सूची एक दिया गया है, कृषि जलवायु क्षेत्र, और दूसरा बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करते हैं ये, तो कितना क्षेत्रफल जो है इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कवर होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है ये लगभग 30% एरिया पर फैला हुआ है, और दक्षिणी बिहार का मैदान जो है 23% एरिया, छोटा नागपुर का पठार 26% एरिया, और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो है ये 20% एरिया। तो ये सभी के जो है सामने जो लिखे हुए हैं इनके सटीक जो है मिलान है। तो ये कैसे हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपको बी विकल्प में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए संयुक्त बिहार में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान बिहार मैदान 29.89% तथा दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग 24, मैं पूरा कह दे रहा हूँ, लगभग 24%। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रकार के होते हैं। देखिए जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। संथाल जनजाति जो है ये बांका में पाई जाती है, उराव जो है सुपौल में पाई जाती है, खेरवाड़ जो है ये आपका भागलपुर में पाई जाती है, लेकिन मुंडा जनजाति जो है ये यहाँ नहीं पाई जाती, जमुई में नहीं पाई जाती है। अगर मुंडा जनजाति की बात करें तो ये बक्सर और रोहतास में पाई जाती है। ठीक है, बक्सर और रोहतास में पाई जाती है, तो गलत यही है, बाकी सभी सही हैं। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है, जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। शेष सभी युग्म जो है आपका सही है। आज के सेशन का आखिरी सवाल हमारा है जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया था 26/8/2023 को, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। मतलब इनमें से कौन सा इलाका जो है ये बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में नहीं आता है। तो अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए पटना मुंगेर गया अरवल या पटना वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पटना, अगर बिहार में हम गंगा मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान जो है उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण से जो है छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है, और यह बिहार के लगभग कुल क्षेत्रफल का आधा हिस्सा है। इसमें पटना मुंगेर गया अरवल जिले बिहार के पश्चिम गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली जो है ये उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है। देखिए तो पटना और वैशाली जो है ये गलत लिखा गया है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे वैशाली किसका हिस्सा है, तो वैशाली जो है ये आपका उत्तरी गंगा क्षेत्र में है, याद रखिएगा। तो इसकी कारण जो है ये आपका गलत हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है, और यह बिहार के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। पटना मुंगेर गया अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपका आज का सेशन जो है यहीं तक था। अगले सेशन में हम जो भौगोलिक प्रदेश से हमारे सवाल बच रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। ये आपके लिए जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र बुक ऐसी है जो आपके लिए बहुत ही जो है सुटेबल है और ट्रस्टेबल है। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये मदद करती है, और इसके जो जब क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। तो आप सभी लोग जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा, नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से क्लास के, वहाँ से रिवाइज करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।